मैं 18 साल की हसीन और अमीर लड़की हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी, पर मुझे कुछ शक हुआ तो मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारी का भेष बदल लिया और अपने होने वाले पति के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। पर कमरे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे भिखारी समझकर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे साथ। मेरा नाम कार्तिका है। मैं 18 साल की हूँ। जब मेरे पिता जवान थे तो एक साधु की बेटी कविता से उन्हें प्यार हो गया था। कविता भी मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह काफ़ी गरीब थी। जब मेरे पापा को लगा कि इससे शादी करके दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मेरे पापा ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। कविता का दिल बिल्कुल ही टूट गया। उसने मेरे पापा से कहा कि तुमने मुझसे शादी का वादा करके मुझसे शादी नहीं की। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी भी बेटियों की इस तरह से शादी नहीं होगी। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। इधर मेरे पिता शादी के बाद रईस हो गए थे। उन्हें जितना भी दहेज में पैसा मिला, उन्होंने अपना कारोबार बहुत बड़ा कर लिया था। बाजार में उनकी 3 दुकानें हैं। हालांकि मेरे चाचा ने एक गरीब लड़की से शादी की थी, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे बंगले से दूर वह एक छोटे से घर पर रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं। घर मेरे पापा को बेटे की आस थी, क्योंकि उनका कारोबार बेटा ही संभाल सकता था। पर किस्मत ऐसी कि उनको एक भी बेटा नहीं हुआ। बेटे की चाह में 5 बेटियां हो गई। मेरी बड़ी दीदी सुनीता 28 की हो गई है, पर वह अब तक कुंवारी है। हम 5 बहनों में से अब तक किसी की भी शादी नहीं हुई। मैं घर में सबसे छोटी बहन हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे रिश्ते नहीं आते, कई रिश्ते आते हैं, पर हमेशा ही टूट जाया करते हैं। जबकि मेरे पिता के पास पैसों की कमी नहीं है। हम काफी दहेज दे सकते हैं। इसके बावजूद भी बात आगे बढ़ने के बाद भी हमेशा शादी टूट जाया करती है। तभी एक दिन मेरे पिता को ध्यान आया कविता का। उन्होंने घर वालों को बताया कि कविता ने उन्हें ऐसा श्राप दिया था। यह सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। बोली, हमारी 5 बेटियां हैं। अगर उम्र भर इनको घर पर ही रखना पड़े तो लोग क्या कहेंगे? सारे समाज में हमारी बदनामी होगी कि माँ बाप बेटियों की शादी तक नहीं करवा पाए। तभी मेरे बाबा और माँ ने फैसला किया कि वे कविता के पिता, जो कि एक साधु हैं, उससे मिलकर यह समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब वह साधु से मिले तो मेरे बाबा रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। साधु बाबा से कहा कि मेरी लड़कियां अब तक कुंवारी घर पर बैठी हुई है, क्योंकि कविता ने मुझे ऐसा श्राप दिया था। साधु बाबा ने कहा, बेटा तू कुछ नेक काम कर देखना, तेरी बेटियों की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। साधु बाबा की बात सुनकर मेरे घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई। मेरे सुजमल चाचा तो पापा से कहते थे कि आपकी तो 5 बेटियां हैं, शादी करके अपने घर चली जाएगी, तो आप अपनी संपत्ति हमें दे दीजिए। इस पर मेरे बाबा और माँ कहा करते थे कि हम अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों को ही बांटेंगे। तुम या तुम्हारे बेटों को हम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा भी नहीं देंगे। मेरे पापा और चाचा के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। मेरे चाचा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह हमेशा ही मेरे पिता के धन दौलत के ऊपर नजर गड़ाए रखते थे। एक दिन मेरे पिता दुकान पर गए थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी दुकान के सामने बैठा हुआ है। लोग उसे कुछ खाना दे जाते थे और वह उसे लेकर खा लेता था। 24 घंटे वह वहीं बैठा रहता था। किसी ने उस आदमी को कंबल दे रखी थी, तो उस कंबल को ओढ़कर वो वहीं फुटपाथ पर रात गुजारता था। जब मेरे पिता ने उस आदमी को 4-5 दिनों तक दुकान के सामने देखा तो उन्हें काफी हैरत हुई। उन्होंने भी उस आदमी को कुछ खाने को दिया। खाना देखकर वह आदमी काफी खुश हो गया। अब वह आदमी आसपास जितने भी कस्टमर हैं उनको बुला बुलाकर मेरे पिता की दुकान पर ले आया करता था। इस तरह से पापा की दुकान में बिक्री काफी बढ़ गई। पापा भी खुश होकर उसे कुछ खाना दे दिया करते थे। करीब ऐसा 10 दिन चलने के बाद मेरे पापा ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? उस आदमी ने कहा, मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मैं यहीं बाजार में बैठा रहता हूँ कि शायद मेरे परिवार से कोई आए और मुझे लेकर जाए। पर अब तक मैं दिन गिन रहा हूँ, मेरे परिवार से मुझे कोई भी लेने नहीं आया। वह आदमी करीब 30 साल का होगा। जब मैं और मेरी बहनें भी बाबा को दुकान में मदद किया करते थे, हमने भी कई बार उस आदमी को देखा। उसे देखकर बहुत तरस आता था। एक दिन मेरे बाबा ने माँ से कहा कि यह आदमी किसी अपने के इंतजार में बाजार में बैठा हुआ रहता है। ना घर है, ना ही कोई इसका अपना। अगर किसी
को उसे लेने आना होता तो अब तक आ चुका होता। बेचारा हमारी दुकान में भी कस्टमर को बुला बुला कर लाता है, जिस वजह से हमारी बिक्री काफ़ी बढ़ गई है। क्यों ना हम इस आदमी को घर पर रहने को दे, उसे भी छत मिल जाएगा और साधु बाबा ने कहा था कि नेकी करने तो नेकी भी हो जाएगी। हम सबको भी उस आदमी पर बहुत तरस आता था, तो हम लोगों ने एक कमरा साफ करके उसके लिए तैयार कर दिया। मेरे पिता उसे लेकर घर आ गए। उसके घर आने के बाद ही साधु बाबा की कही हुई बात सच होने लगी। मेरी बड़ी दीदी के लिए एक रिश्ता आया। वैसे तो रिश्ते बहुत आते हैं, पर शादी तक बात नहीं पहुंचती। मेरे पिता ने लड़के वालों से पूछा कि कितना दहेज चाहिए आपको। उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी पसंद है, जल्द से जल्द शादी करना चाहेंगे। उस लड़के की ईमानदारी ने मेरे पापा का दिल जीत लिया। बाबा ने कहा कि हमारे पास जितनी भी संपत्ति है सारी तो हमारी बेटियों को ही मिलेगी। एक बार सबकी शादी हो जाए फिर मैं वसीयत में अपनी बेटियों को अपनी संपत्ति का हिस्सा दूंगा। बहुत ही सादे तरीके से मेरी दीदी की शादी हो गई और वह विदा हो गई। 3 महीने के अंदर मेरी सारी बहनों की शादी हो गई और मेरे चारों जीजाजी काफी अमीर खानदान से थे और किसी ने भी दहेज में कुछ भी नहीं लिया। मेरी माँ और बाबा बहुत खुश थे कि इतनी अच्छी बेटियों की शादी हो गई। एक दिन मेरे बाबा ने माँ से कहा कि बस छुटकी की शादी हो जाए, फिर मैं वसीयत के 6 हिस्से करूँगा। एक हमारे पास रखूँगा, बाकी मैं 5 बेटियों में बांट दूंगा। हमारे चाचा और उनके बेटे भी हमारी इस खुशी में शामिल थे। मेरे पापा ने उन लोगों को काफ़ी अच्छे तोहफे दिए। मेरे चाचा ने कहा भैया आज हम बहुत खुश हैं कि आपकी बेटियों की शादी हो रही है। मैं तो लालच में आ गया था और आपकी संपत्ति पर आपकी बेटियों का ही हक है, क्योंकि उसे आपने मेहनत से कमाया है। मेरे पापा ने भी खुशी से मेरे चाचा को गले लगा लिया। जब मेरा रिश्ता आया तो मेरे पापा लड़के का घर देखकर आए। मेरा रिश्ता भी काफ़ी अमीर खानदान से आया था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलकर उसका घर देख लूं, क्योंकि मैं लड़का देखने नहीं गई थी, लेकिन मैं उसके घर पर भेष बदल कर जाना चाहती थी। मैं एक पुराने से कपड़े पहन लिए और अपना सिर कंबल से ढक लिया। एक हाथ में कटोरी ली और उनके घर पर जाकर बेल बजाई। मैं भीख मांगने लगी, पर मुझे हैरत तब हुई जब किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जब मैं आसपास पता लगाया तो लोगों ने कहा कि यह घर तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, इसके मालिक विदेश में रहते हैं। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं काफ़ी परेशान होकर घर वापस आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। अगर यह घर सालों से बंद है तो मेरे पापा अभी अभी इस घर पर रिश्ता देकर कैसे आए? कहीं कोई माया जाल तो नहीं? आखिर यह क्या हो रहा है? मैं अपने घर में कचरा फेंकने का काम किया करती थी। उस दिन कूड़ा वाला नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर बाहर फेंक आती हूँ। मैंने सारा कचरा इकट्ठा किया और जब जाकर फेंकने लगी तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगी और डर के मारे मेरा गला सूख गया। आखिर यह चीज कचरे के डिब्बे में कैसी आई, वह भी ऐसी जली हुई हालत में? आखिर हो क्या रहा है? मैं फिर से भेष बदल लिया और अपनी दीदी के घर जाने लगी। मेरे पास मेरे चारों बहनों के घर के एड्रेस था। मैं सबसे बड़ी दीदी के घर पर पहुंची तो घर लॉक था। आसपास के लोगों से जब मैंने पूछा तो पता चला कि वह घर तो सालों से बंद पड़ा है। दौड़ी भागी पिटी हुई हालत में मैं एक एक करके सारी बहनों के घर गई, पर सारे घर लॉक थे और सालों से बंद पड़े थे। जिन घर में मेरी बहनों की शादी हुई है, हमें लगा 3 महीने से यह लोग रह रहे हैं, पर वहाँ तो ये है ही नहीं। मेरी चारों बहनें गई कहाँ? क्या उन्हें आसमान निगल गया या धरती खा गई? अगर मैं अपने बाबा को यह बात कहूँ तो हल्ला हो जाएगा और मैं अपनी बहनों को कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं ऐसे ही भेष बदलकर पुलिस की मदद लूँ, क्योंकि मेरी बहनों को ढूंढना मेरा सबसे पहला फर्ज है। मैं पुलिस स्टेशन गई तो पहले तो मुझे घुसने ही नहीं दे रहे थे, मुझे भिखारी समझ रहे थे। मैंने एक पुलिस को कहा कि मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, फिर भी मेरी हालत देखकर मुझे वहाँ से भगाने लगे। तब मैंने कहा कि मैं भेष बदल कर आई हूँ, मैं अमीर घर की लड़की हूँ, मेरी 4 बहनें किडनैप हो चुकी हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। एक यंग पुलिस ऑफिसर को मेरा केस सौंप दिया गया कि उम्र करीब 24 साल की होगी। पहले तो मेरी हालत देखकर मुझे अजीब निगाहों से घूरने लगा। मैंने उसे अपनी पहचान बताई और कहा कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर जासूसी कर रही थी और मैंने उन्हें सारी बातें बता दी जो जो मेरे साथ हुआ। मैंने पुलिस से कहा कि इस केस में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मेरी बहनें उनके कब्जे में हैं।
हालांकि मुझे पता नहीं कि किडनैप किसने किया। पुलिस ने कहा कि अब तुम भी शादी कर लो। इस बात पर मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा मेरी बहनें किडनैप हो गई हैं और मुझे शादी करने को कह रहे हो। इंस्पेक्टर विक्रम ने हंसकर कहा, तुम काफ़ी अच्छा डिटेक्टिव का काम कर लेती हो। यही एक तरीका है उन लोगों तक पहुंचने का। कि शादी के बाद तुम्हारी बहनें गायब हुई है और तुम्हारा ससुराल भी नकली है। जैसे ही तुम्हारी शादी होगी तुम भी गायब हो जाओगी। मैं गुस्से से कही, अच्छा आप चाहती हो कि मैं किडनैप हो जाऊं? वह हंसने लगे और कहा, नहीं रे बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रैकर लगा दूंगा और एक ईयरपीस भी दूंगा। तुम जहाँ भी रहोगी, जो भी बातें करोगी मुझे सुन पाओगी और मुझसे बात भी कर पाओगी और मैं भी तुम्हारे साथ कांटेक्ट रखूंगा। तुम्हें बस यह देखना है कि वह लोग तुम्हें किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हैं, उनके पास कितना हथियार है, तुम्हारी बहनें वहाँ है या नहीं। हम तुम्हारा लोकेशन ट्रेस करके तुम तक पहुँच जाएंगे और यह काम काफ़ी खतरनाक है, तो सोच समझकर हाँ करना। मैंने कहा, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे मेरी बहनों को ढूंढना है, पर मुझे रिवॉल्वर मिलेगा ना? इस बात पर वह हंसने लगा और कहा, तुम्हें गोली चलाना आता भी है? मैंने कहा, मैं सीख लूंगी। उसने कहा, तुमको बंदूक सिखाकर उसका लाइसेंस दिलाने का टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया है बस उसे हाँ करके जल्द से जल्द शादी कर लो। शादी से पहले हम तुम्हें ट्रैकर और ईयरपीस सब दे देंगे। मैंने कहा, तुम सही समय में पहुंच जाओगे ना? उसने कहा, घबराओ मत, अब चुपचाप घर चली जाओ, तब तक हम भेस बदल कर बाकी सारी चीज़ें तहकीकात कर लेते हैं। तुम सारे एड्रेस मुझे देकर जाओ जहां तुम्हारी बहनों की शादी हुई है और जहां तुम्हारी शादी तय हुई है। मैं सारा डिटेल्स पुलिस को देकर घर आ गई। जल्द से जल्द मेरी शादी का दिन ठीक हो गया। शादी के दिन मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आई। जब वह मेरे कमरे के अंदर आई तो मैं बोली, तुम तो मेरी दोस्त नहीं हो, तुम कौन हो? उसने कहा, शोर मत मचाओ, मैं पुलिस वाली हूँ, भेस बदलकर तुम्हारी दोस्त बनकर आई हूँ ताकि किसी को शक ना हो। ईयरपीस और ट्रैकर देने के लिए उसने मेरे शरीर पर एक जीपीएस ट्रैकर और एक ईयरपीस मुझे दे दिया। उसने कहा, तुम बिल्कुल घबराना मत। सबसे अजीब चीज यह थी कि जो भी बहन की शादी हो जाती वह दोबारा किसी दूसरी बहन की शादी में नहीं आती थी। हमेशा जीजा जी का फोन आता था और यह कहते थे कि हम विदेश में हैं, इसलिए शादी में नहीं आ पाएंगे। मेरे चारों जीजाजी का कहना था कि वह विदेश में हैं, इसलिए मेरी शादी में मेरी कोई भी दीदी या जीजाजी मौजूद नहीं है। मेरा परिवार और मेरे चाचा का परिवार और मेरी मौसी, मामा सब आए हुए हैं। वह रहस्यमय आदमी हर शादी में शामिल रहता था। मेरे जीजाजी ने वादा किया था कि जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा वो सबसे पहले हमारे घर ही आएंगे। जब मेरे माँ बाप ने मुझे विदा कर दिया तो मेरे पति और मेरे ससुराल के लोग मुझे गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। गाड़ी चलाते चलाते वह शहर से बाहर आ गए। मैंने कहा, यह कहाँ लेकर जा रहे हो? आपका घर तो शहर में है ना? उन्होंने कहा, हम अपने कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मन ही मन सोचने लगी कि मेरा ट्रैकर ठीक से काम तो कर रहा है ना। एक सुनसान सी जगह में वो मुझे एक घर पर लेकर गए। मेरे ससुराल वाले मुझे उस घर में कैद कर गायब हो गए थे और घर के अंदर जाते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि मेरी चारों बहनें वहाँ थी। सारी की सारी काफी बुरे हालत में थी। जैसे ही दीदी ने मुझे देखा तुरंत ही मेरे पास आ गई और गले लगा लिया। कहा, कार्तिका तू ठीक तो है ना? मैं अपनी दीदी के बाहों से लिपट गई और कहा, ऊपर वाले की कृपा से तुम चारों ठीक हो। दीदी ने कहा, क्या तेरी शादी वैसा ही हुआ जैसे हमारे साथ हुआ? मैंने कहा, हाँ, पर यहाँ और कौन कौन है? मेरी दीदी ने बोला कि 4 आदमी हैं, 2 सुबह पहरा देते हैं और 2 शाम को। हम लोगों ने काफ़ी शोर मचाने और भागने की कोशिश की पर यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। एक आदमी के पास हमेशा बंदूक रहती है और एक आदमी के हाथ पर कटारी। रीता ने भागने की कोशिश की तो उसको खूब मारा, बहुत मुश्किल से हमने उसे छुड़ाया। मैंने कहा, दीदी आप लोग फिक्र मत करो, इंसान लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रीता ने कहा, तुम अभी अभी कैद हुई हो ना, इसलिए शायरी सूझ रही है, कुछ दिन रहेगी तो तेरी भी हालत हमारी जैसी हो जाएगी। किसी तरह हम 5 बहनों ने वहाँ रात गुजारा, लेकिन सुबह उठते ही कुछ लोग हमसे मिलने आए। वह लोग कंबल ओढ़ के कमरे के अंदर आए। उन सबको देखकर मैं चौंक गई। मुझे पता था 2 लोग तो आएंगे ही, एक है वह साधु बाबा और दूसरा हमारे घर का वह रहस्यमय आदमी जिनकी जली हुई फोटो मुझे कूड़ेदान में मिली थी। पर बाकी लोगों को देखकर मैं चौंक उठी। मेरे चाचा और उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। मेरी सारी बहनों की नज़र चाचा को देखते ही फटी की फटी रह गई।
चाचा जो अब अच्छे बन चुके थे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे अपहरण में उनका हाथ होगा। सीमा दीदी ने कहा, आखिर चाचा जी ऐसा आपने क्यों किया? उस अजनबी आदमी से कहा, आपको तो हमने घर में शरण दी थी, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तभी साधु बाबा ने कहा, यह मेरा नाती है, तुम लोगों का सौतेला भाई। तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी को तब छोड़ दिया था जब वह गर्भवती थी और फिर शादी कर ली थी। मेरी बेटी बच्चे को जन्म देते ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इस शर्म के साथ वह जीना नहीं चाहती थी। तुम्हारे बाप ने पैसे के लालच में मेरी बेटी और अपने खुद की औलाद को छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली और हम दोनों नाती और नाना इस बात का बदला लेना चाहते थे। मेरे चाचा ने कहा, जब तुम्हारे पापा का यह कर्म पता चला तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे पापा की सारी जायदाद हड़पने का यह सुनहरा मौका है। मैं बाबा से मिला और बाबा के चेले चमुंडों को नकली दूल्हा बनाकर एक एक करके तुम्हारी बहनों की शादी करवाता गया। साथ ही सुमित जो तुम्हारे पिता और कविता के बेटे हैं, उसे तुम्हारे घर पर सेट कर दिया ताकि घर की अंदरूनी बात वह हमें बता सके। तुम्हारे पिता वसीयत बना चुके हैं, जैसे ही वह तुम 5 लड़कियों के नाम पर वसीयत कर देंगे तो तुम लोगों को मार के सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अब मैंने कहा, चाचा और साधु बाबा जी, आप लोगों ने जो धोखा हमें दिया, आपको क्या लगा आपकी गंदी चाल के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब जानबूझकर ही यह शादी की थी ताकि मैं अपनी बहनों तक पहुंच सकूं और पता लगा सकूं कि आखिर मेरी बहनों के अपहरण के पीछे किसका हाथ है। अब जब मुझे पता चल गया है तो आप लोग इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इससे पहले कि वह लोग कुछ जवाब दे पाते, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। मेरे यह बात बोलने से पहले ही विक्रम ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारी जगह को पुलिस ने घेर रखी है। बस असली मुजरिम तक पहुँचते ही हम उन लोगों को धर दबोचेंगे। फिर क्या था, पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर का वह साधु जो नकली पति बने थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम सब मिलकर घर पर गए तो मेरे पिता घबराहट में पूछे, तुम सब लड़कियां यहाँ क्या कर रही हो? साथ में पुलिस की टीम भी थी। पुलिस ने हमारे घर वालों को सारी बातें बताई। मेरे पिता को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कविता का और उनका कोई बेटा भी है, और जो आदमी याददाश्त खोने का नाटक कर हमारे घर में शरण ले रखा था, वह उनका अपना बेटा है। जब पापा ने हथकड़ी लगे हुए अपने बेटे को देखा तो कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा करते हुए? मुझे तो पता तक नहीं था कि कविता गर्भवती है। तभी वह बोला, आपकी संपत्ति में मेरा भी हक है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। तभी मेरी माँ सामने आई और कही, यह सारी संपत्ति तुम्हारे पिता की नहीं बल्कि मेरी है। मेरे पिता ने जो दहेज दिया था उसी से यह सब कुछ बना है। तुम्हारे पिता ने सारी संपत्ति शुरू से ही मेरे नाम पर ही रखी थी। अब तुम्हें उनमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और साथ ही तुमने जो गलत काम किया है उसकी तुम्हें अब सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे पिता ने मेरे चाचा से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाली ने मेरी चाची को भी गिरफ्तार कर लिया था और सब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। बेटियां कोई बोझ नहीं होती, इसलिए जल्दबाजी में उनकी शादी करवानी सही नहीं है। कई बार बेटियों की शादी तय नहीं हो पाती तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। जल्दबाजी में बिना खोज खबर लिए ही शादी करवा देते हैं, जिस वजह से कई बार बेटियों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।